नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आज आपके लिए बाल विकास के एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है अधिगम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो आप पेपर में कैसे क्वेश्चन का आंसर लगा के आ पाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बड़े इजीली वे में आज अधिगम को समझाने वाला हूं और बहुत इजीली तरीके से आपको, यदि आपने वीडियो देख लिया है, समझ में आ जाएगा। इसमें हम थॉर्नडाइक के पूरे 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, मतलब टोटल 8 नियम को डिस्कस करेंगे। और सीखना एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, बच्चा सीखता कैसे है और आप भी कैसे सीखते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। पर उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक लोग थे उन्होंने क्या डेफिनेशंस किया और मनोविज्ञान में सीखना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सीखना होता क्या है। सीखना बोलूं मैं या अधिगम बोलूं या लर्निंग बोलूं, तीनों वर्ड सेम है, उनका मीनिंग भी एक है। तो आप समझ जाइएगा मैं अधिगम की ही बात कर रहा हूं। अधिगम मतलब किसी विशेष परिस्थिति के प्रति आप अनुक्रिया करते हैं, और अनुक्रिया कैसी होती है, सक्रिय होना चाहिए, वही कहलाता है लर्निंग। आप कोई चीजें सीखते हो और आप किस मनोवृत्ति के साथ सीख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजें सीख पाते हैं। यदि आप उबाऊ तरीके से चीजें सीख रहे हैं तो आप सीख नहीं पाते। तो लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहला एक्टिवनेस, मतलब आप सक्रियता के साथ उस चीज को सीख रहे हो, तभी उस चीज को सीख पाते हैं। तो जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं वो सीखने को की डेफिनेशन क्या देते हैं, और सीखना एक्चुअली व्यवहार में परिवर्तन होता है। समझते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या बोली। सबसे पहले बात करते हैं हम स्किनर की। तो स्किनर क्या बोलता है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो उन्होंने बोला जो सीखना क्या है, व्यवहार में एक सामंजस्य स्थापित करना। किसने बोला है, स्किनर ने। साथ में चलते हैं, वुडवर्थ क्या बोलते हैं। वुडवर्थ बोलते हैं कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। वुडवर्थ बोलते हैं कि जो कुछ भी नया आप सीख रहे हैं उनको आप नई प्रतिक्रियाओं के साथ में आप क्या सीख रहे हैं उनसे, उन्होंने इस प्रक्रिया को बोला है सीखना। गेट से क्या बोलते हैं, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रशिक्षण लेंगे। वो प्रशिक्षण लेने से क्या हो जाएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन। देखा, जैसे आपने बीएड करी होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड डीएड की होगी, तो बीएड डीएड में भी आपने 2 साल का या 1 साल का प्रशिक्षण लिया। वो प्रशिक्षण क्या है, बच्चों को आपको कैसा पढ़ाना है। तो ये डेफिनेशन हो गई है किसकी, गेट्स की। फिर आते हैं क्रो एंड क्रो, और क्रो एंड क्रो बोलते हैं सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करना होता है। सीखना क्या होता है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या करना होता है, अर्जन। तो ये विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक इनकी डेफिनेशंस पेपर में आती है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन तो हर जो बाल विकास का पेपर आता है उसमें आता ही है। तो आप इनकी डेफिनेशंस को कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बार बार रिवाइज करें, जिससे ये जितनी भी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। और यही मार्क्स हमको लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप बाल विकास में 24, 25, 26 या 28, 29 मार्क्स ले आए तो सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता। अब सीखने का तो समझा हमने डेफिनेशन क्या है, लेकिन सीखने की विशेषताएं होती क्या है, या सीखने में क्या क्या सम्मिलित है, देखते हैं। मैं सीखना बोलूं या अधिगम बोलूं तो दोनों सेम है। तो अधिगम मतलब क्या होता है, सबसे पहले व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। सीखना या अधिगम क्या है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, वातावरण के साथ क्या करना है, सामंजस्य करना। सीखना मतलब वातावरण के साथ क्या करना, सामंजस्य करना। ठीक है, सीखने में क्या होती है, नवीनता आती है। सीखना क्या होता है, अनुभव का संगठन। सीखना व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है, और बहुत सारी विशेषता है। तो फिलहाल अपन इतनी ही विशेषता समझते हैं। तो सीखने में क्या होगा, जो आपने अनुभव लिया है उनका संगठन ही क्या है, सीखना।
सीखना व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी हो सकता है। सीखने के बाद आपके व्यवहार में क्या जाता है, परिवर्तन आता है। सीखना निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलती है, आपको पता है। सीखने में हमेशा विकास होता है। सीखना वातावरण के साथ क्या करना है, सामंजस्य करना है। सीखने से क्या होती है, नवीनता आती है। मतलब यदि आप रोज सीख रहे हो तो आपके जीवन में क्या है, नवीनता बनी रहती है। ये तो थी अधिगम की विशेषता। साथ में हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को समझते हैं, वो है क्या एक्चुअली। ये आते हैं वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये कारक क्या है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला वातावरण, दूसरा होगा सीखने का तरीका, फिर आएगा परिपक्वता, सीखने का समय, सीखने की विधि, अध्यापक के सिखाने का तरीका। फिर आ जाएगा वातावरण तो हो गया है, परिस्थिति। तो फ्रेंड्स ये थे वातावरण को प्रभावित करने वाले का कारण। पहली बात आते हैं वातावरण। वातावरण से तात्पर्य है कि जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं और जिस चीज को सिखा रहे हैं उससे संबंधित वातावरण उसके आसपास मौजूद है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सिखाने का तरीका, सिखाने का तरीका से तात्पर्य है कि यदि आप बच्चे को सिखा रहे हो वो किस तरीके से सिखा रहे हो, मतलब कि उसको आप इजी वे या इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हो कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आप शब्दों का चयन कैसे कर रहे हैं, क्या वो शब्द का मीनिंग समझता है, ये भी एक तरीका होता है सिखाने का। परिपक्वता, परिपक्वता से तात्पर्य है यदि आप एक छोटे बच्चे को एक बहुत बड़े स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बताएंगे तो वो उस चीज को सीखने के लिए परिपक्व नहीं होता है। तो परिपक्वता से तात्पर्य कि बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से और उसके आसान शब्दों में उसको सिखाना। समय, समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप किस समय सिखा रहे हो। आप जो दोपहर के समय में यदि बच्चे को सिखाते हो जो कि कहीं ना कहीं थकावट का समय होता है तो सीखने में जो है उतनी वृद्धि नहीं हो पाती और बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाता है। विधि, आपने शिक्षण विधियों का नाम सुना होगा और विभिन्न सिखाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सिखाने का तरीका, किस तरीके से आप बच्चे को सिखाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। और अध्यापक, एक अध्यापक जो खुद अच्छे से प्रशिक्षण नहीं लिया होता है वो बच्चे को एक अच्छे तरीके से प्रशिक्षण नहीं दे पाता, तो अध्यापक का सिखाने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। और परिस्थिति, परिस्थिति से तात्पर्य है कि एक बच्चे को आप जो चीज सिखाना चाह रहे हो वो उस कंफर्ट जोन में है कि नहीं, कि बच्चा कंफर्टेबल रह के बैठ रहा है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूं कि आप यदि किसी चीज को लिख रहे हो कि आप बेंच पे बैठ के अच्छे से लिख पाएंगे कि जमीन पे, तो आपका आंसर होगा बेंच पे। जब बेंच पे आप लिखते हैं तो लिखने का तरीका एक सुंदर लिखावट के साथ होता है। तो ये परिस्थिति की डेफिनेशन है। अब हम समझते हैं जो अधिगम था, थॉर्नडाइक ने अधिगम की जो सिद्धांत दिए थे वो एक्चुअली थे क्या, उनको समझते हैं, जिसमें से 8 सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं सबसे पहले हम थॉर्नडाइक के 8 नियम। पर 8 नियम में जब भी पूछे हैं तो थॉर्नडाइक के जो इंपॉर्टेंट सीखने के लिए 8, लेकिन मुख्य नियम कितने आते हैं, 3। तो मुख्य नियम समझते हैं क्या। पहले तो आता है तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत को समझिए। हम लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं और आप भी अपने हिसाब से नोट्स भी बनाते चलिए। तत्परता का सिद्धांत बोलता है कि जिस भी चीज को सीखने के लिए जब आप तत्पर होते हैं तो सीखने में मजा आता है, साथ में वो चीजें आप जल्दी सीख जाते हैं। तो ये बोलता है तत्परता का नियम। और तत्परता का नियम सफलता के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसको निकालने के लिए पेपर आपको क्या होना चाहिए, तत्पर। तो ये हमारा हो गया तत्परता का नियम। दूसरा होता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या बोलता है कि जो चीजों का आप बार बार अभ्यास करते हो उस चीज को करने में आप क्या हो जाते हो, माहिर। तो कोई भी चीज आप सीख रहे हो, जैसे कि आप बाल विकास
ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण क्या होता है कि बार बार उस चीजों का अभ्यास न करना, उन क्वेश्चन का बार बार रिवीजन न करना, जो सिद्धांत है वो किसके सिद्धांत है, बार बार उन क्वेश्चन का रिपीटेशन न करना। तो यही अभ्यास का जो सिद्धांत है उसमें कमी लेके आता। तो अभ्यास का सिद्धांत बोला कि बार बार जो चीज आप सीख रहे हैं उनका क्या करते हैं, अभ्यास। फिर आता है तीसरा मुख्य नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बोल तू, संतोष का नियम बोल तू, या असंतोष का नियम बोल तू, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम। तो प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, असंतोष का नियम बोलता क्या है, यदि किसी चीज को जब आप करते हो उसको उसके करने के बाद यदि आपको क्या होता है, संतोष आ जाता है, तो उस चीज को आप क्या है, बार बार सीखने के लिए क्या होते हो, प्रोत्साहित। लेकिन जब काम करने के बाद भी आपको संतोष ना हो, मतलब असंतोष है, तो उस काम को आप क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। तो कहीं ना कहीं ये सीखने में क्या लेके आता है, कमी। तो संतोष का नियम मतलब कि जैसे एग्जाम्पल्स के लिए कोई मैथ्स का टीचर है, आपको मैथ्स से पढ़ाता है और उनसे रिलेटेड जब वो विधि का यूज करता है और विधि का यूज करने के बाद आप जब सीख जाते हैं और आपसे उन क्वेश्चंस के आंसर बनने लगते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आप जल्दी जल्दी सीखने लेते हैं। लेकिन ये तो 3 मुख्य नियम है, इससे रिलेटेड 5 गौण नियम और हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स, पहला आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम बोलता क्या है, तो ये गौण नियम है, साथ में याद रखिएगा। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या बोलता है, जब आपके सामने कोई भी समस्या आती है, याद रखिएगा, तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं। कोई भी समस्या लाइफ में, कोई भी यदि सीख रहे हो तो उनकी समस्या आएगी, तो उसके लिए आप बहुत प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे और उसमें से जो सबसे बेस्ट प्रतिक्रिया रहेगी उसको आपका दिमाग सीख लेता है। समझिएगा, जैसे कोई समस्या है उससे संबंधित आपने बहुत सारी क्रिया करी और जो मेन क्रिया जिससे समस्या का समाधान हुआ उसको क्या कर लिया, दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे फ्यूचर में, भविष्य में जब वैसे ही समस्या कभी आती है या उससे मिलती जुलती कोई भी समस्या आती है, तो डायरेक्ट माइंड क्या करता है, उसी टेक्निक को याद करता है और उस समस्या को क्या कर लेता है, सॉल्व। यही कहलाता है हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो दूसरा आता है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम बोलता क्या है, समझते हैं। मनोवृत्ति के नियम को हम मन भी बोल सकते हैं। देखते हैं, जब भी कोई आप सीखना प्रारंभ करते हैं, आप किस मनोवृत्ति के साथ चालू करते हैं। मतलब कि सपोज आप बाल विकास सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बाल विकास का चैप्टर पढ़ा तो एग्जाम्पल्स भी हम यहीं के लेते हैं। बाल विकास, तो बाल विकास पढ़ते टाइम यदि आपकी मनोवृत्ति यह है कि मुझे आज तो 4 पेजेस पढ़ना है, उनको समझना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना है और जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगा, जब तक मैं उठूंगा नहीं, तो ये आपकी मनोवृत्ति है। तो आप क्या करोगे, जब आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वे में जब आप लोगे तो उस चीज को जल्दी सीख जाओगे और आपको क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। लेकिन आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं और आप पहले दिमाग को ये रिलैक्सेशन देख देते हैं कि बाल विकास बहुत टफ सब्जेक्ट है और मैं इसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाऊंगा और इतने सारे लोग वो नंबर नहीं लेके आ पा रहे, तो मैं कैसे लाऊंगा। तो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तो उनके जो आंसर्स निकलेंगे वो हमेशा गलत ही निकलेंगे, क्योंकि ये कौन सा नियम बोलता है, मनोवृत्ति का। और मनोवृत्ति का नियम हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं उस टाइम हमारे हमेशा पढ़ते टाइम मनोवृत्ति क्या से होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तीसरा नियम पे चलते हैं। क्या तो तीसरा हमारा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। क्या होता है आंशिक क्रिया का नियम, हम समझते हैं। आंशिक क्रिया का नियम क्या बोलता है, जब भी आपको सीख रहे हो, मान के चले कुछ भी सीख रहे हो या आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो या आप कुछ भी सीख रहे हो, समझ लीजिए, तो
तो यदि उस चीज को आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते, सपोज आपको यदि आज दिन भर में 20 पेजेस पढ़ना है, तो आप यदि सोचेंगे कि मुझको डायरेक्टली 20 पेजेस पढ़ना है, तो आप सही ढंग से सोच नहीं पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका भी जो वे है उसके लिए जो 20 पेजेस है वो बहुत बड़ा टारगेट। लेकिन अभी आप ये सोचें कि मुझे 1 घंटे के अंदर मात्र कितना पढ़ना है, 5 पेजेस, फिर नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर कितना पढ़ना है, 5 पेजेस, फिर नेक्स्ट घंटे के अंदर 5। तो ऐसे ऐसे करते जब बड़ी चीज को या बड़े सीखने को आप छोटे छोटे कार्य में डिवाइड कर लेते हैं, तो उस कार्य में हमेशा आपको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। उस चीज को आप जल्दी सीखते हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारे आंशिक क्रिया का नियम बोलता है, इसको समझिएगा। तो जैसे ही आप पढ़ने बैठे तो आपको करना क्या है, आपको शाम तक का टारगेट याद नहीं करना, आपको बस याद करना है जो मैं 1 घंटे 2 घंटे बैठने वाला हूं, उस 2 घंटे के अंतराल में मुझे कितना कंप्लीट करना। तो यही होता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों चौथा नियम होता है आत्मीकरण का नियम। देखिए आत्मीकरण का नियम क्या बोलता है, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो उसमें पुराने अनुभव उसमें क्या हो जाते हैं, सम्मिलित। समझ लीजिए आप पहले जब छोटे थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपने क्या करा था, चलना सीखने के पहले आपने क्या करा था, आप घुटने के बल चलना सीख रहे थे। घुटने के बल चलने के बाद आप धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ना प्रारंभ किया, फिर पकड़ने के बाद आप धीरे धीरे 1-2 कदम बढ़ाए और फिर गिर गए। फिर धीरे धीरे आपने क्या करा, चलना सीखा, और चलने के बाद आप एकदम से दौड़ने लगे। तो देखिए दौड़ने तक की प्रोसेस में आपका घुटनों के बल चलना, फिर चलना, फिर किसी चीज को पकड़ना, सब इंपॉर्टेंट। तो मतलब आत्मीकरण का नियम बोला कि जब भी आप नई चीज सीखते हो तो उसमें क्या मिल जाते हैं, जो पुराना सीखा हुआ ज्ञान के उसमें हो जाता है, मर्ज हो जाता है, या उसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित, और कहीं ना कहीं वो पुराना ज्ञान भी बना रहता है। इसको ही बोलते हैं आत्मीकरण का नियम। तो फिर आते लास्ट नियम है जो थॉर्नडाइक का, बहुत है संबंधित परिवर्तन का नियम। और संबंधित परिवर्तन का नियम बोलता क्या है, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है, जो भी हम काम सीख रहे हैं या कुछ भी क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया का रूप वही रखा जाता है, पर परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। देखते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम क्या बोला, क्रिया का रूप तो वहीं रखा जाता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है। समझते हैं, इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है जो पावलोव, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। समझते हैं, तो जब पावलोव का जब वो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो पहले उसने कुत्ते को क्या दिया, खाना दिया और घंटी बजाई। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, परिवर्तन किया उस चीज में। तो फिर उसने देखा कि उसने जब घंटी बजाई और खाना नहीं दिया तब भी कुत्ते की क्या निकल रही थी, लार। तो उसने क्या किया, कौन से नियम को दर्शाया, इससे संबंधित परिवर्तन करें। मतलब कि कभी कभी जब रेगुलर वही क्रिया करने लगते हो तो एकदम से परिस्थिति में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, लेकिन आपकी क्रिया क्या होती है, थोड़ी देर के लिए वही बनी रहती है। ये संबंधित परिवर्तन का नियम कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने अधिगम को समझा, साथ में थॉर्नडाइक के जो 8 नियम है जिसमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम, इनको समझा। और ये पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, आपको क्वेश्चन दे देते हैं या पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक के तो और बहुत सारे नियम है, सिद्धांत है, लेकिन जो मेन नियम है ये 3 है और 5 गौण, मतलब टोटल क्या है, 8 नियम। और इन नियम का यूजेस भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, तो आप इनको समझिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल में बना रहेगा, क्योंकि रोज हम नए टॉपिक पर बड़े इजीली वे में इनको ट्रांसलेट कर रहे हैं या समझ रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा रोल आपका पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारा एक जो नया चैनल है तरुण, सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारा एक जो नया चैनल है तरुण जी के ट्रिक, जिसपे मैं मैथ्स की वीडियो डाल रहा हूं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर एमपीटीटी से रिलेटेड पूरी मैथ्स की वीडियो मैं डाल रहा हूं। जय हिंद, धन्यवाद।